प्रतिबिंब बनने के नियमों के बाद हम लोग चर्चा करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के कुछ गुण होते हैं। छोटे छोटे गुण होते हैं, बोर्ड एग्जाम में ये पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभी वन लाइनर तो नहीं कह सकते, बहुविकल्पी प्रश्नों में इनको पूछ लिया जाता है। जैसे कभी कभी पूछ लेगा कि जो गाड़ी चालक होता है, जो गाड़ी को चलाता है, वो अपने बगल में जो साइड मिरर होता है, बगल का जो साइड मिरर होता है, जिसकी सहायता से वो दूर पीछे की वस्तुओं को देख पाता है, वो कौन सा दर्पण यूज करता है। तो ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के गुणों को हम लोग समझते हैं। बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग होता है टार्च में, सर्च लाइट समझ रहे हैं, टार्च में, सर्च लाइट में होता है। और अवतल दर्पण का सबसे अच्छा उपयोग दांत का डॉक्टर करता है। दांत का डॉक्टर करता क्या है, वो मुंह में जो हमारे छोटे छोटे 32 ठो दांत होते हैं, उन दांत को देखने के लिए वो अवतल दर्पण का ही यूज करता है, क्योंकि अवतल दर्पण की मदद से वो दांतों को बहुत बड़ा बड़ा देख पाता है, क्योंकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है, और प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो दांत का डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। शेविंग दर्पण में इसका उपयोग होता है, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका सबसे खतरनाक उपयोग सौर भट्ठी में होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग, सबसे आवश्यक चीज़ जो याद करने वाली है, सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग, बहुत बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। करते क्या है, सौर भट्ठी में अवतल दर्पण लगा के सूर्य की किरणों को एकत्रित करके बहुत अधिक तीव्रता उत्पन्न की जाती है सूर्य के प्रकाश से ही। तो उसमें सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण वाहनों में लगाते हैं। अभी हमने कहा ना कि बगल में जो साइड मिरर होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें प्यारे बच्चों, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ से हम लोग चिन्ह परिपाटी की तरफ चलते हैं और चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। ये क्या है और इसको समझना बहुत आवश्यक है आगे के आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए। तो एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, आप सभी उसको देखिए। प्यारे बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस तरह का जो फिगर होता है उसमें एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है। इसे भुज कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं। यहाँ हमको भुज और कोटि से कोई मतलब है नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि इसकी मदद से हम चिन्ह परिपाटी, प्रकाश के परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी का नियम है, हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, इसकी मदद से हम प्रकाश के परावर्तन में चिन्ह परिपाटी के नियम को समझेंगे। बहुत आसान है, बस कुछ चीज़ों को याद करना है, कुछ चीज़ों को समझना है। देखिए, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, हमें पता है कि ये मूल बिंदु होता है। इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये मूल बिंदु होता है और हमें पता होता है कि मूल बिंदु के जो दाईं तरफ की दूरी होती है, मूल बिंदु के दाहिने तरफ की दूरी x अक्ष के अनुदिश, मूल बिंदु के दाहिने तरफ की दूरी x अक्ष के अनुदिश जो दाहिने तरफ की दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। क्या ली जाती है, पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा। मूल बिंदु के बाएं तरफ x अक्ष के अनुदिश, ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष के अनुदिश मूल बिंदु के लेफ्ट साइड, मूल बिंदु के बाएं तरफ जो दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव ली जाती है। ध्यान से समझिएगा, आप समझ जाएंगे इसको। मूल बिंदु के ऊपर की तरफ y अक्ष के अनुदिश हमेशा पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ हमेशा निगेटिव होता है। यहां तक तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में। समझने वाली बात यह है कि सपोज दैट ये हमारा एक अवतल दर्पण है,
जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की हुई है, जिसके उभरे हुए भाग पर पेंट किया हुआ है, और इसका जो ध्रुव है, इसका जो ध्रुव है वो मूल बिंदु पर है। ठीक है, एक हमारा अवतल दर्पण इस प्रकार व्यवस्थित करके रखा गया है जिसका ध्रुव मूल बिंदु पर है। ठीक, अब यहाँ पे हमको समझना है, क्योंकि हमको चिन्ह परिपाटी दर्पण से रिलेटेड पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में पढ़ना है, तो हमको उसी से जोड़ के पढ़ना होगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप समझिएगा। पहली चीज़, जहाँ पे वस्तु रखी जाती है, सपोज दैट यहाँ पे वस्तु रखी गई है, ए पे वस्तु रखी गई है, जहाँ पे वस्तु रखी जाती है वहाँ से लेके ध्रुव तक की दूरी को हम बोलते हैं वस्तु की दूरी। जहाँ पे वस्तु रखी जाती है वहाँ से लेके ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी। ठीक, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा U से। किससे लिखते हैं? U से। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे वस्तु रखी गई है, इसका परावर्तन हुआ, जो कुछ भी हुआ, इसके बाद इसका जो प्रतिबिंब बना वो बना हमारा B पर। ठीक है, B पर बना। जहाँ पे प्रतिबिंब बना वहाँ से लेके ध्रुव तक की दूरी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और इसे हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं V से। ठीक है, जहाँ वस्तु रखी गई वहाँ से लेके ध्रुव तक की दूरी को U, जहाँ प्रतिबिंब बना वहाँ से लेके ध्रुव तक की दूरी को V। ठीक है, फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी, और इसे हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं F से। प्यारे बच्चों, यही इसी चीज़ को हमको समझना है कि कौन सी दूरी कब ऋणात्मक होती है, कौन सी दूरी कब धनात्मक होती है। ऋणात्मक होती है तो उसका क्या असर होता है, धनात्मक होती है तो उसका क्या असर होता है। यही सबसे आवश्यक चीज़ है प्रकाश परावर्तन के न्यूमेरिकल्स करने के लिए, और अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होता है। ठीक है, देखिए, वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V, फोकस दूरी F। बच्चों, हमने अभी कहा था कि जब भी किसी भी दर्पण पे प्रकाश डाला जाता है वो हमेशा बाएं तरफ से डाला जाता है। इसका मतलब जब भी किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखा जाएगा तो वो हमेशा बाएं तरफ रखा जाएगा, लेफ्ट साइड। और अगर हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मूल बिंदु के लेफ्ट साइड x अक्ष के अनुदिश जो दिशा होगी वो हमेशा निगेटिव होगी। इसका मतलब वस्तु की दूरी U हमेशा निगेटिव रहेगी, माइनस में रहेगी। प्रतिबिंब की दूरी जो V है, V वो 5 कंडीशन में अवतल दर्पण के लिए निगेटिव आती है, नकारात्मक, ऋणात्मक आती है। लेकिन एक कंडीशन में वो दर्पण के पीछे जब बनता है प्रतिबिंब तो वो पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए हमेशा और हमेशा माइनस में होती है, हमेशा और हमेशा निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए फोकस हमेशा धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि दर्पण की वक्रता बाएं तरफ है, दर्पण की वक्रता अगर बाएं तरफ है तो इसका फोकस बाएं तरफ होगा, इसका फोकस बाएं तरफ होगा, तो इसका जो चिन्ह होगा वो मूल बिंदु के बाएं तरफ है, तो ये माइनस में होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं, ठीक, कि U वस्तु की दूरी चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो वो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, फोकस दूरी अवतल दर्पण में निगेटिव होगी, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगी। V मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में, क्योंकि हम लोगों ने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़ा था तो 2 ही कंडीशन थे, दोनों कंडीशन में उत्तल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा था, सीधा बन रहा था, आभासी बन रहा था। जब सीधा बन रहा था, आभासी बन रहा था, पीछे बन रहा था, तो पीछे का मतलब पीछे का मतलब धनात्मक, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव ही आती है, प्रतिबिंब की दूरी V। ठीक है, तो कुछ चीजें कॉमन हुई, U उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो हमेशा नेगेटिव रहेगा। फोकस दूरी उत्तल दर्पण में
धनात्मक रहेगी, अवतल दर्पण में ऋणात्मक रहेगी। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में पॉजिटिव रहेगी, अवतल दर्पण में 5 कंडीशन में नेगेटिव रहेगी। एक कंडीशन में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए, जैसे कहा जाए कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका मतलब 15 से भी कम फोकस और ध्रुव के बीच, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा धनात्मक वैल्यू देकर जाएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को हम लोग यम से रिप्रेजेंट करते हैं और आवर्धन क्षमता कहते हैं वस्तु की लंबाई, माफ कीजिएगा, आवर्धन क्षमता कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को। प्रतिबिंब की लंबाई मतलब I, वस्तु की लंबाई मतलब O, इसका जो अनुपात होगा उसी को रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं और ये अनुपात हमेशा V/U के बराबर होता है। रेखीय आवर्धन m बराबर I/O बराबर V/U, इसका उपयोग हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो हम इनको समझेंगे। बच्चों ये यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात हो जाती है, हम लोगों ने शुरू में ही एक सूत्र लिखा था, F बराबर R/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, निगमन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, निगमन इसका डेरिवेशन करेंगे। इसके बाद एक और फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये जो है ये दर्पण है, दर्पण का मेन फार्मूला है और इसका भी निगमन हम लोग समझें, क्योंकि ये निगमन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते थे इसके पहले, अभी पूछे जाते हैं कि नहीं पता नहीं, इसको देखना होगा। तो चिन्ह परिपाटी के नियम को आप लोग याद रखिएगा, अगर बहुत जल्दी बोल दिए हों तो फिर वीडियो को आप स्लो करके देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर समझ में आई है। थोड़ा मौसम ज़्यादा अंधेरामय हो गया है तो फिर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी, ब्राइटनेस बढ़ा के आप देख लीजिएगा। जय हिंद।